नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल जॉब्स अकेडमी में। आगे की ओर बढ़ते हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी हमारा चालू था। हम फिजिकल इंडिया को देख रहे थे, है ना, यानी कि प्राकृतिक भारत का प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन को हम देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने उत्तर पूर्वी पठार को देखा था, है ना, इस उत्तर पूर्वी पठार को देखा था और छोटा नागपुर के पठार को देखा था, है ना। छोटा नागपुर के पठार की क्या खासियत है, साथ में हमने दंडकारण्य के पठार को भी देखा था, है ना। बस्तर, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, कालाहांडी, ये सारे क्षेत्रों को देखा था। ठीक है, यानी कि अगर हम मैं मैप की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा था छोटा नागपुर का पठार, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। देखिए, ये है बघेलखंड वाला क्षेत्र, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये रामगढ़ हिल है यहाँ पर, है ना। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए गर्जा हिल है। ये दंडकारण्य का पठार है, ये नीचे वाला दिया हुआ है आपको। एक मिनट, ये दंडकारण्य का पठार है, ये वाला, है ना। ये रामगढ़ हिल्स यहाँ पर है। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, है ना। इसके आगे की ओर हम बढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पर, है ना, अगर हम यहाँ पर भारत का मैप बनाएं, इसमें हम अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। हम ये वाले सेक्शन में आ चुके थे। यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, जिसे दामोदर नदी जो है वो दो भागों में बांट रही है ना। अब दामोदर नदी उसे दो भागों में बांट रही है, तो ऊपर वाला भाग जो है वो हजारीबाग का पठार बनता है, नीचे वाला जो पठार पठार बनता है वो रांची का पठार। हजारीबाग के पठार पर हमने संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र को देखा था, है ना। साथ में यहाँ कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी देखना था। दंडकारण्य के पठार को हमने देखा था, हमने ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली हो गया, है ना, बस्तर, दुर्ग, ये सारी जगह जो है, सुकमा, ये सारे क्षेत्र जो है वह छत्तीसगढ़ में है। कालाहांडी का रामपुर का जो क्षेत्र है ये ओडिशा में है। ये नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है ना। हमने देखा था कि ओडिशा में हमने कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां भी देखी थी, जैसे गर्जात हिल्स को देखा था हमने, गर्जात हिल को देखा था, है ना। गर्जात हिल के बाद हमने देखा था अस्सिया की पहाड़ी, ये भी देखी थी अस्सिया की पहाड़ी, यहाँ पर है अस्सिया की पहाड़ी। अस्सिया की पहाड़ी के बाद हमने नीचे नयागढ़ की पहाड़ी भी देखी थी, नयागढ़, है ना। इसके बाद हमने तिकरपाड़ा पहाड़ी भी देखी थी यहाँ पर, ये तिकरपाड़ा पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। अगर मैं इस मैप की अगर बात कर रहा हूँ तो ये सारी पहाड़ियां जो है ना, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ियां हैं ये यहाँ पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर अस्सिया की पहाड़ी है, यहाँ पर तिकरपाड़ा पहाड़ी है, यहाँ पर जाए तो हम बात करेंगे गरजात हिल्स की, और नीचे जो है वो नयागढ़ पहाड़ी है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाले सेक्शन में, है ना। तो ये तिकरपाड़ा पहाड़ी है, याद रखिएगा, ये वाली जगह, है ना। ये वाली जगह पे गरजात हिल है, ये वाली जगह पे तिकरपाड़ा पहाड़ी है, और ये नयागढ़ पहाड़ी है, ये उड़ीसा के क्षेत्र में है। ठीक है, अब छोटा नागपुर के पठार पर यहाँ पर हजारीबाग की पहाड़ी भी है। इस क्षेत्र में जो है हजारीबाग की पहाड़ी भी है। यहाँ पर याद रखना है आपके राजमहल की पहाड़ी है, ये वाला क्षेत्र, ये राजमहल की पहाड़ी है, ये गारो है, ये खासी है, ये जैंतिया है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है ना, मैं सारी पहाड़ियां यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट अगर हम आंध्र प्रदेश ले, आंध्र प्रदेश का सेक्शन ले, तो आंध्र प्रदेश के सेक्शन में हमें कुछ पहाड़ियां महत्वपूर्ण मिलेगी, आपको ये ध्यान में रखना है। मैं पुनः से यहाँ पर बना दूं आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां कुछ। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर याद रखना है, ये जो कृष्णा नदी है यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगी आपको, नल्ला मल्ला। कौन सी मिलेगी? नल्ला मल्ला। यहाँ पर मिलेगी आपको एरा मल्ला।
ठीक है, ये ध्यान में रखना ये पहाड़ियां कहाँ पर है। तो नल्ला मल्ला, एरामल्ला, यहाँ पर है वेलिकोंडा और यहाँ पर है पालकोंडा। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये 4 पहाड़ियां आपको महत्वपूर्ण है जो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है ना। तो देखो कृष्णा नदी के नीचे जो है ये आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर नल्ला मल्ला। तो 4 पहाड़ी के नाम फिर से याद करना है, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ये आंध्र प्रदेश में प्रमुख पहाड़ियां हैं, है ना। सघन वनों से आच्छादित क्षेत्र है यह, ध्यान में रखना। पुनः से दोहरा दूं मैं, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा। ठीक है, जहां पर ये नल्ला मल्ला दिख रहा है ना, तो नल्ला मल्ला के ऊपर से ही कृष्णा नदी जो है वो बह रही है और नल्ला मल्ला के पास में ही यहाँ पर एक बांध बनाया गया, नागार्जुन सागर। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि नागार्जुन सागर किस पहाड़ी के पास स्थित है, तो आपको लगाना होगा नल्ला मल्ला पहाड़ी के पास स्थित है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे तथ्यात्मक चीजें हैं जो ज्यादा कहीं पर आपको लिखे हुए नहीं रहते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है ना। तो मैं आंध्र प्रदेश की कुछ पहाड़ियां लिख दूं यहाँ पे, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा और बालकोंडा। तो ये प्रमुख पहाड़ियां जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ठीक, आगे की ओर अगर हम बढ़े तो हम तमिलनाडु में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम तमिलनाडु में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ पहाड़ियां मिल जाएगी। देखिए मैं पुनः से दोहरा दूं यहाँ पे, है ना। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो जावेदी, यहाँ पर जावेदी है। मैं अगर कलर चेंज करूँ तो रेड कलर में दे देता हूँ ना। यहाँ पर है जावेदी, यहाँ पर है शेवराय, यहाँ पर है पंचमलाई, यहाँ पर है सिरुमलाई और यहाँ पर है पालिनी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, भले ही मैंने छोटा छोटा बनाया है। तो अगर यहाँ पर जूम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो ये है जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और ये पालिनी। तो ये पहाड़ियां जो है वह यहाँ पर है, कहाँ, तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में जो पहाड़ियां है वो यहाँ, मैं अगर यहाँ पर भी अगर कलर चेंज करूँ, रेड कर दूं, तो ये है जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और ये ऊपर पालिनी है ना। कौन कौन सी है, जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालिनी। ये याद रखना है, ये तमिलनाडु की महत्वपूर्ण पहाड़ियां है। उसका क्रम भी पूछा जाएगा, तो जावेदी के नीचे शेवराय है, शेवराय के नीचे पंचमलाई, सिरुमलाई और फिर सिरुमलाई के ऊपर जो है वो पालिनी आ जाएगा। देखिए ये जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और यहाँ है पालिनी। ठीक है, और यहाँ से 2 पहाड़ियां ऐसी जा रही है, देखो एक पहाड़ी ऐसी जा रही है और एक पहाड़ी नीचे जा रही है, मतलब एक पहाड़ी ऐसी जा रही है और एक पहाड़ी ऐसी जा रही है। मैं कलर चेंज कर दूं, ब्लू कर देता हूं, मैं ग्रीन कर देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पहाड़ियां जो है ना, ये वाली, ये भी तमिलनाडु में है बट केरल की सीमा से लगकर है। तो हम ये जो 2 पहाड़ियां पढ़ेंगे वो तमिलनाडु और केरल की सीमा से लगकर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इस मैप में भी दिखा दूं कि यहाँ पर जो है ना, ग्रीन कलर में ले लेता हूँ। ग्रीन कलर में दिखेगा नहीं शायद, तो मैं येलो कलर ले लेता हूँ। येलो भी नहीं दिखेगा, सॉरी। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्लू कलर ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहाड़ी है ना, ये एक पहाड़ी है और ये वाली एक पहाड़ी है। ठीक है, तो ये वाली जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी है आपकी कार्डेमम हिल्स। कौन सी है, कार्डेमम हिल्स, है ना। और ये वाली है आपकी अनाईमुदी। तो ये दोनों ही जो पहाड़ी है, अनाईमुदी और कार्डेमम, ये दोनों ही पहाड़ियां जो है वह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये है अनाईमुदी और ये है आपकी कार्डेमम। कार्डेमम को जो है वो इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। तो पीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे निम्नलिखित में से भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो वहां पर दिया हुआ था कार्डेमम, है ना, इलायची पहाड़ी। तो ये हमें लगाना था। अगर आपने मैपिंग अच्छी की है तो याद रखना मैपिंग से ही प्रश्न आते हैं।
ज्यादा इधर उधर के ज्योग्राफी से ज्यादा टफ क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, लॉजिकल एक दो आते हैं लेकिन वो भी इजी आते हैं अगर आपने ध्यान से अगर ज्योग्राफी को पढ़ा हो तो, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो कार्डेमम हिल से ये ध्यान में रखना है। तो इसका विस्तार जो है वह तमिलनाडु और इसकी सीमा पर है, केरल की सीमा पर है। ठीक है, अब यहां तक की पहाड़ियां हमने देख ली। अब यहां तक की पहाड़ियां अगर हमने देख ली तो मैं दूसरा मैप भी बना दूं यहाँ पे। देखिए, पुनः से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने पूर्वोत्तर की पहाड़ियां तो देख ली थी, ये मैंने जयंतिया, ये खासी और ये गारो, ये राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ी जो झारखंड में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी के नीचे हमने एक दामोदर नदी देखी थी, इस दामोदर नदी से हमने ऊपर हजारीबाग का पठार यानी कि ये छोटा नागपुर का पठार देखा था। क्या देखा था? छोटा नागपुर का पठार, जिसमें ये रांची का पठार था और ये हजारीबाग का पठार था। ठीक है, इसके नीचे हमने देखा था गरजात हिल्स, है ना। इधर हमने देखा था अस्सिया की पहाड़ी, इधर हमने देखा था तिकरपाड़ा, और इधर हमने देखी थी नयागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये है नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा। ये हमने देखी थी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फिर जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और ये पालिनी की पहाड़ी। और यहीं पर है, आपका याद रखना है, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स। ये है कार्डेमम, ये है अन्नामलाई। अब याद रखना है, अन्नामलाई पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अन्नामलाई जो है ना, इसी पर जो है एक चोटी है, इसी पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। तो अनाईमुदी को ध्यान में रखना है। अनाईमुदी की खासियत ये है कि अनाईमुदी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट प्लस दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपको पूछा जाता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान में रखना है वो भी अनाईमुदी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी वह अनाईमुदी है ना। अब आएंगे हम पश्चिमी घाट क्या है और पूर्वी घाट क्या है, पहले हम पहाड़ियों को देख ले पूरे। तो जब हम पूरी पहाड़ियों को देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम पश्चिमी घाट क्या होता है और पूर्वी घाट क्या होता है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। अब केरल से हटकर जब हम यहाँ पर आते हैं कर्नाटक में, है ना। देखिए, केरल के बाद तो कर्नाटक ही आएगा, है ना। केरल के ऊपर कर्नाटक ही आएगा ये वाले क्षेत्र में, है ना। तो केरल के बाद ये वाला जो कर्नाटक का क्षेत्र है ना, यहाँ पर देखेंगे हम। देखिए, उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये नीलगिरी है, ये पहाड़ी है नीलगिरी की, है ना। मैं इसको कलर को चेंज कर लूँ, ग्रीन कलर। ये है आपके नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की पहाड़ी की खासियत ये है कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो 3 राज्यों की सीमा पर है। अगर हम देखें तो इधर वाला भाग ये जो है, अगर इधर वाले भाग को हम देखें, है ना, इधर वाले भाग को हम देखें, तो ये केरल वाला भाग है, ये नीचे वाला ये तमिलनाडु वाला भाग है, और ऊपर ये वाला कर्नाटक वाला भाग है। तो इन तीनों राज्यों की सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ी, जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है यह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है वर्ष 1986 में, और 1986 में ही भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बना था, है ना। तो नीलगिरी 3 राज्यों में विस्तृत है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित किस राज्य में नीलगिरी का विस्तार नहीं है ना। तो ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये ध्यान में रखना है, नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है। नीलगिरी की अगर हम बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की भी और पश्चिमी घाट की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो दक्षिण भारत की भी और पश्चिमी घाट की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहले हमने अभी देखी अनाईमुदी है, दूसरी जो है वो नीलगिरी पर है। लेकिन अनाईमुदी अन्नामलाई पहाड़ी पर है और दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी के वृक्षों की प्रधानता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दोदा बेट्टा भी दिया हुआ है और अनाईमुदी भी दिया हुआ है।
ठीक है। तो अनायमुदी की हाइट जो है वो 2695 मीटर है, जबकि दोदा बेटा की जो है वो 2637 मीटर है। तो ये दो ऊंची चोटियां जो है वह दक्षिण भारत में स्थित है। और ध्यान में रखना है, ये जो दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां है, इन दक्षिण भारत की पहाड़ियों की ढलानों पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय हो गए ना फिर तो, क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय में हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है हमारे यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में जो जिनके पर्वतों पहाड़ियों के ढलानों पर जो पाए जाते हैं घास के मैदान, उन्हें शोला कहा जाता है। ध्यान में रखना। तो शोला क्या है? घास के मैदान है। उसी प्रकार से हमने हिमालय पे पढ़े थे, हमने देखा था अभी, मैंने बताया था लघु हिमालय के उत्तरी ढलानों पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, तो मर्ग कहते हैं उसे, है ना। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, है ना। उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो ये शीतोष्ण है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्या है? शोला। ये ध्यान में रखना है ना। सारी चीजें, जो भी चीजें मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। अब हम कर्नाटक में आ गए हैं। तो नीलगिरी जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। यही आप बेंगलुरु के साइड जाएंगे ना, तो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर जो है यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगी आपको, जिसका नाम है मेलागिरी। क्या है? मेलागिरी। तो ये ध्यान में रखना है, मेलागिरी कहाँ पर है? कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है? कर्नाटक में है। इसका ज्यादातर विस्तार कहां पर मिलेगा आपको? कर्नाटक में। मैं मेलागिरी क्यों कह रहा हूं, याद रखना है, ये इसलिए तो चंदन के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा साउथ में तमिलनाडु वगैरह का जो क्षेत्र है, तो चंदन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये मेलागिरी जो पर्वत है, ये पहाड़ी जो है, यहाँ पर के आसपास जो भी जंगल मिलते हैं, चंदन जो है वो काफी ज्यादा प्रमाण में है। तो मेलागिरी जो है वो चंदन के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कर्नाटक में मैंने कहा कौन सा? एक तो नीलगिरी है जो अन्य दो राज्यों में भी विस्तृत है। मेलागिरी जो है वह तमिलनाडु में भी है और कर्नाटक में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक आपको याद रखना है कि कर्नाटक में मेलागिरी है। इसके बाद हम कर्नाटक में ही रहेंगे और एक मुख्य पहाड़ी देखेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है बाबा बुदान। बाबा बुदान जो है वो अर्धचंद्राकार घोड़े के नाल के रूप में ऐसा फैला हुआ है, अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, कर्नाटक में है पहाड़ी बाबा बुदान। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है बाबा बुदान, है ना। और यहीं पर एक चोटी है कुद्रेमुख, यहाँ पर किनारे पर आपको दिख जाएगी। क्या है? कुद्रेमुख, जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, कुद्रेमुख, ये ध्यान में रखना है। ये है बाबा बुदान, बाबा बुदान, ध्यान रखना है। क्या है? बाबा बुदान। मैं कुद्रेमुख और बाबा बुदान का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है भारत में सबसे उत्तम कोटि के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे उत्तम कोटि का लौह अयस्क कहीं पर प्राप्त होता है तो ये बाबा बुदान और कुद्रेमुख के क्षेत्र में होता है ना। तो आपको अगर राज्य भी पूछा जाता है कि सबसे उत्तम कोटि का लौह अयस्क कहाँ पर मिलता है, तो आपको लगाना होगा क्या? कर्नाटक। कर्नाटक में मिलता है सबसे उत्तम कोटि का लौह अयस्क। तो पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र, कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कुद्रेमुख वाला क्षेत्र है, ठीक है, बाबा बुदान वाला क्षेत्र है। और कुद्रेमुख की खासियत मैंने आपको बता दी कि मध्य पश्चिमी घाट का जो है वह सबसे ऊंची चोटी भी है, और कर्नाटक की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? कुद्रेमुख आएगी, ठीक है। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। कहां पर? महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। तो महाराष्ट्र में देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगी हरिश्चंद्र पहाड़ी। कौन सी मिलेगी? मैं कलर चेंज कर दूं, है ना। तो यहाँ पर मिलेगी आपको हरिश्चंद्र पहाड़ी, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र से याद रखना है ना। तो हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। हरिश्चंद्र के ऊपर आपको मिल जाएगी बालाघाट श्रेणी। कौन सी मिलेगी? अच्छा, बालाघाट जिले की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आएगा, लेकिन अगर हम बालाघाट श्रेणी की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है। गलती से मध्य प्रदेश मत लगा देना, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि भावनात्मक दृष्टि से हम ज्यादा बहे हुए लोग होते हैं, तो ध्यान देना है ना कि बालाघाट मध्य प्रदेश में है तो बालाघाट श्रेणी भी मध्य प्रदेश में होगी, तो ऐसा नहीं। बालाघाट श्रेणी जो है वह महाराष्ट्र में।
मैं पुनः से दोहरा दूं, महाराष्ट्र में यहाँ पर है हजारी है अपना हरिश्चंद्र पहाड़ी, और हरिश्चंद्र पहाड़ी के ऊपर है आपका बालाघाट श्रेणी। बालाघाट श्रेणी के ऊपर आपको एक पहाड़ी मिल जाएगा अजंता हिल्स। यहाँ पर क्या मिलेगा? अजंता हिल्स मिलेगी। तो अजंता, अजंता और एलोरा आपने नाम सुना होगा, तो अजंता पहाड़ी है, वहीं पर मंदिर गुफाएं वगैरह सब कुछ बनी हुई है, तो अजंता हिल्स ये ध्यान में रखना है। अजंता हिल्स के बाद जो है यहाँ से एक पहाड़ी गई हुई है नीचे से, एक सतमाला करके है, यहाँ से इसका विस्तार आगे भी है। तो ये सतमाला पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी पहाड़ी देखोगे? सतमाला पहाड़ी। ठीक है, तो ये सतपुड़ा नहीं कह रहा हूं मैं, सतमाला पहाड़ी कह रहा हूं। तो सतमाला पहाड़ी यहीं पर है, ये ध्यान में रखना है, ये वाला भाग। ठीक है, तो इतनी पहाड़ियां हैं जो हम महाराष्ट्र तक पहुंचे। देखिए हिमालय से लेते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये हिमालय शिवालिक की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेते हुए हम पूरे पूर्वोत्तर की श्रेणियों को देखते हुए हम यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। पश्चिमी घाट भी देखी, पूर्वी घाट भी देखा हमने, पश्चिमी घाट भी हम अभी देख रहे हैं। दोनों की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्या है पश्चिमी घाट और क्या है पूर्वी घाट, वो बात की बात है। लेकिन अभी पूरी पहाड़ियां देख ले, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे और कौन कौन सी चीजें आएगी। तो अब पहाड़ियों की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख दूं कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, देखो अगर मैं उड़ीसा से शुरुआत कर रहा हूँ, तो अगर मैं उड़ीसा में देखूँ तो उड़ीसा में हमने क्या देखा है कि गरजात हिल्स है, गरजात हिल है। गरजात के बाद हमने अस्सिया की पहाड़ी देखी, अस्सिया की पहाड़ी के बाद हमने तिकरपाड़ा देखा, तिकरपाड़ा के बाद हमने देखा नयागढ़, कहीं पे नवागढ़ भी लिखा रहता है, कहीं पे नयागढ़ भी लिखा रहता है। ठीक है, उड़ीसा के बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, एरामल्ला, ये कलर थोड़ा उठावदार नहीं लग रहा है, हम ये देखते हैं, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा। ठीक है, ये हमने आंध्र प्रदेश में देखा। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में हमने देखा था जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और पाली, ये तमिलनाडु में, है ना। अब तमिलनाडु प्लस केरल की सीमा पर देखते हैं हम, तमिलनाडु प्लस केरल, इनकी सीमा पर देखें तो कार्डेमम, इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, कार्डेमम, और इसके बाद हमने देखा थी अन्नामलाई, ये दोनों की सीमा पर है। फिर तमिलनाडु प्लस केरल प्लस कर्नाटक, इनकी सीमा पर हमने देखा था नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक है, फिर तमिलनाडु प्लस कर्नाटक की सीमा पर हमने देखा था मेलागिरी, ये चंदन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमाला, सतमाला के बाद हमने देखा था अजंता। ठीक है, ये अजंता पहाड़, ये ध्यान में रखना है। ये पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो भूगोल होगा उसमें आपको दिखाया जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं क्योंकि हम गुजरात वगैरह का भी लिखेंगे तो उसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे की ओर बढ़ने पर देखिए महाराष्ट्र में आपको बता दूं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, सॉरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको इरेज कर दूं, हाँ, तो यहाँ पर है मेकाल श्रेणी। देखिए यहाँ पर है मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी के बाद यहाँ से गई हुई है जो है आपकी सतपुड़ा, है ना। तो सतपुड़ा को याद रखना है, ये 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। ये सबसे पूर्वी सतपुड़ा है ना, ये वाला जो है वो मेन सतपुड़ा जो भाग आता है वो यहाँ का है।
और ये वाला पश्चिमी सतपुड़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारी श्रेणियां हैं। देखो राजपीपला की श्रेणी मिल जाएगी यहाँ पे, बड़वानी की श्रेणी मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दूं इसी में, तो ये राजपीपला श्रेणी मिल जाएगी, बड़वानी की श्रेणी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाविलगढ़ श्रेणी मिल जाएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर महादेव श्रेणी मिल जाएगी, है ना। ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तामिया हिल्स मिल जाएगी आपको छिंदवाड़ा में, है ना। तो ये वाली मेकाल श्रेणी मिल जाएगी। तो ये सारे भाग हैं। ये जो मैंने आपको गैप बनाया है ये खंडवा बुरहानपुर गैप है। खंडवा बुरहानपुर गैप ज्यादा ही अपर्दित हो चुका है। तो सतपुड़ा से दक्षिण भारत में प्रवेश करने का ये एक अच्छा रास्ता है। इसीलिए याद रखना है ये वाला जो है बुरहानपुर गैप, खंडवा बुरहानपुर गैप को कहाँ से धर रहा है, तो खंडवा बुरहानपुर गैप जो है वह दक्षिण का द्वार कहा जाता है इसे। अब क्यों कहा जाता है ये ज्योग्राफी ने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपर्दित हो चुका है। सतपुड़ा का सिंपल सा अर्थ होता है 7 पोड़ों से निर्मित है, 7 छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित है यह, इसीलिए इसे सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अधिकांश भाग जो है इसका वह अपर्दित हो चुका है। सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो यह एक अवशिष्ट श्रेणी में आता है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में आता है ना। और यहाँ से गुजरा हुआ है, देखिए यहाँ से ऐसा गुजरा हुआ है हमारी विंध्य पर्वत, ठीक है। ये है विंध्याचल श्रेणी। अब विंध्याचल श्रेणी को याद रखना है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करने वाली श्रेणी भी कहा जाता है, सतपुड़ा को नहीं कहा जाता। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने वाली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो भी पहाड़ियां होगी आपकी, है ना, वो मध्य प्रदेश के भूगोल में विस्तृत से जो है सब चर्चा करेंगे उस पर, है ना। हम उस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीजें डबल होगी तो, है ना, समय भी व्यर्थ होगा हमारा। तो मध्य प्रदेश में आपको अच्छी तरीके से उसको समझने के लिए मिलेगा। गुजरात पर हम आते हैं। गुजरात में यहाँ पर हम देखेंगे गिर पहाड़ी देखेंगे। मैं कलर और चेंज कर दूं इसका ताकि आपको समझ में आ जाए। नीले कलर से हम कर देते हैं गुजरात में। तो ये है गिर पहाड़ी, ये है गिरनार पहाड़ी। याद रखना गिर और गिरनार जो है वह याद रखिएगा कि सघन वनों से आच्छादित क्षेत्र है। और खास करके जो है गिर पहाड़ी जो है वो एशियाई शेरों की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। तो सघन वन भी है यहाँ पर, है ना। और जो है एशियाई शेर जो है, जैसे आप बब्बर शेर के नाम से जानते हैं, जिनका पुनर्वास जो है हमारे मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, है ना। तो ये याद रखना है आपको। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी आपको एक चीज याद रखना है कि गिर और गिरनार पहाड़ी का ये जो क्षेत्र है ये भील जनजातियों का क्षेत्र है। भील जनजातियां यहाँ पर प्रमुखता से निवास करती है। और साथ में जो है वो काठियावाड़ी लोग जो है वो यहाँ पर ज्यादा प्रमाण में है। और ये वाला सेक्शन जो है ये वाला, ये काठियावाड़ का सेक्शन है। और ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है ये कच्छ वाला सेक्शन है। तो दो प्राकृतिक क्षेत्र भी यहाँ पर, है ना। तो इधर वाला ये जो मेन कच्छ के नीचे वाला जो काठियावाड़ का जो क्षेत्र है ये सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है ना। खैर हमें इतनी अभी जानकारी नहीं देनी फिलहाल, लेकिन ये ध्यान में रखना है ऊपर वाला जो पेड़ है केकड़े का वो कच्छ है, और नीचे वाला जो पेड़ है वो काठियावाड़ है। तो काठियावाड़ के क्षेत्र में हमने अभी 2 पहाड़ियां देखी, और देखना है 2। ये है गिर, ये है गिरनार, है ना। और गिरनार जो पहाड़ी है वो जैन धर्मावलंबियों का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गिरनार पहाड़ी, है ना। ध्यान रखना है जैन धर्मावलंबियों का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसको भी ध्यान रखिए, गिर और गिरनार पहाड़ी। आगे हम जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक पहाड़ी और मैं आपको बता दूं, मांडव पहाड़ी। तो ये मांडव पहाड़ी है, यहाँ पर याद रखना है। तो मांडव पहाड़ी जो है वो गुजरात में है। और यहीं पर है वर्दा पहाड़ी। तो वर्दा पहाड़ी भी कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। मैं पुनः से यहाँ पर लिख दूं गुजरात की पहाड़ी, गुजरात में हमने 4 पहाड़ी देखी, गिर, गिरनार, वर्दा और मांडव। अच्छा मांडव हमारे यहाँ पर मत कर देना, मध्य प्रदेश में, है ना। मांडव के बाद एक कच्छ की पहाड़ी है जो कच्छ के क्षेत्र में है ना। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है कच्छ की पहाड़ी। तो कच्छ की पहाड़ी भी गुजरात में ही, लेकिन वो कच्छ के क्षेत्र में, नाम से आपको पता चल जाएगा कच्छ का क्षेत्र। तो गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, वर्धा, मांडव और कच्छ,
ये हमें ध्यान में रखना है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे राज्यों में महत्वपूर्ण जो श्रेणियां हैं उनकी हमने चर्चा करी है। तो गुजरात में याद रखना है गिर, गिरनार, वर्धा, मांडव और कच्छ की पहाड़ी जो है वो यहाँ पर है। ठीक, अगर हम राजस्थान की बात करें तो अरावली ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। वहां अरावली में ही कहीं पर आपकी नाग पहाड़ी है ना, यहीं पर है अरावली। तो अरावली का विस्तार जो है वो गुजरात के पालनपुर, ये जो पालनपुर का क्षेत्र है गुजरात का कच्छ के पास में, तो ये पालनपुर के क्षेत्र से जो है वह शुरू होती है और दिल्ली अंबाला तक है, हरियाणा तक इसका जो है वह विस्तार है, दिल्ली अंबाला तक है ना। तो अंबाला का क्षेत्र जो है वह हरियाणा में, यही याद रखना है। तो दिल्ली में जो है वह अरावली श्रेणी का विस्तार है, हिमालय का नहीं है। ठीक है ना, तो दिल्ली में जो है वह जो है अरावली का विस्तार है। ये आपको पूछा जाता है कि दिल्ली में मुख्यतः कौन सी पहाड़ी स्थित है या कौन से पर्वत श्रेणी जो है वो स्थित है, तो अरावली स्थित है, याद रखना। और इसी के समीप से वहां से होकर गुजरती है यमुना नदी। फिर यमुना नदी जो है वह है ना मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा होते हुए फिर यहाँ पर जाकर किससे मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो यही पर है ना वृंदावन, मथुरा वगैरह, यही पर है अरावली, है ना। ठीक है, तो अरावली है, श्री कृष्ण ने उठाया भी था पर्वत, तो है ना गोवर्धन पर्वत, तो ये याद रखना है, इसी क्षेत्र में है। यही वाला वो प्रदेश है जहां पर एक उंगली पर श्री कृष्ण साहब ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, है ना। तो ये वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो दिल्ली में याद रखना है अरावली है, अरावली श्रेणी का विस्तार है वहां पर। एक बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है कि दिल्ली में कौन सी पहाड़ियां निम्नलिखित में से स्थित है, तो अरावली का विस्तार है। अरावली लगभग 800 किलोमीटर में विस्तृत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर 17-22 मीटर है, गुरु शिखर जो अबू पहाड़ी पर स्थित है, अबू हिल्स पर। तो ये गुरु शिखर, ये जो अबू हिल्स है, ये भी जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये जो अरावली है ना, ये अरावली जो क्षेत्र है, ये इसके इधर वाला जो है वो पश्चिमी राजस्थान कहलाता है और इधर वाला जो राजस्थान है वह पूर्वी राजस्थान कहलाता है। ये केवल भौगोलिक विभाजक न होकर सांस्कृतिक विभाजक भी है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है। कौन सा है? मारवाड़। और हम पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो ये मेवाड़ का है ना, मेवाड़ ये राजपूतों का क्षेत्र है, वो जैनियों का क्षेत्र है, पश्चिमी मारवाड़ियों का क्षेत्र है, मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, मैं यहाँ पर आपको मैप में भी दिखा सकता हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र है ना अरावली, तो ये वाला जो है ये मारवाड़ का क्षेत्र है। ये जो है आपका ये वाला क्षेत्र जो है यह मेवाड़ का क्षेत्र। तो मेवाड़ ये वाला राजपूतों का क्षेत्र हमने देखा है ना, कि ये हमारे मध्य प्रदेश से लगकर ये जो क्षेत्र है ये पूरा के पूरा मंदसौर, नीमच से लगा हुआ जो क्षेत्र है पूरा के पूरा ये मेवाड़ क्षेत्र है, राजपूतों का क्षेत्र है। और ये जो है ये थार डेजर्ट वगैरह ये जो पूरा है ये मारवाड़ियों का क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है ना। तो ये सांस्कृतिक विभाजक भी है। तो ये गुरु शिखर है, देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आपको मिल जाएगी दक्षिणी अरावली में, है ना, अबू पहाड़ी पर। ये 17-22 मीटर है। तो ये जैन धर्मावलंबियों का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये अरावली है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ये दिल्ली से, यहाँ से ये ऐसी गई हुई है ना। तो ये दिल्ली में भी इसी का विस्तार है। मैंने कहा था यमुना नदी देखिए यहीं पर से पास से होकर ये गुजर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये अरावली का क्षेत्र हो गया। लगभग हमने भारत के सभी राज्यों की जो है वो पहाड़ियां अभी देख ली है। कुछ चीजें देख लेते हैं हम यहाँ पर। छोटा नागपुर के पठार की बात करें, अब दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, पूर्वी घाट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी घाट देखिए इसका विस्तार तापी के मुहाने से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अगर हम बात करें तो ये तापी है, सतपुड़ा यहाँ पर है, सतपुड़ा के नीचे अगर हम देखें तो ये तापी है। तो तापी के नीचे से लेकर ये पूरा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? पश्चिमी घाट का है। क्या है? पश्चिमी घाट का। लेकिन याद रखना है पश्चिमी घाट की संरचना पर्वतों के समान हुई नहीं है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, बस ये उठी हुई भूमि है जिसने पर्वत का आकार ले लिया है ना। और कई नदियों ने इसे काट छाट कर पर्वत का रूप दे दिया है। तो ये भाग है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो इस यहाँ तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पुराणों में इसे सह्याद्री कहा गया है। वास्तव में भूगोल में नहीं, भूगोल नहीं मानता है, लेकिन पुराणों में इसे क्या कहा गया है, सह्याद्री कहा गया है। किंतु वास्तविक सह्याद्री महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है ना। सह्याद्री में इसे क्या है, पुराणों में क्या कहा गया है, सह्याद्री कहा गया है, ठीक है ना। तो वास्तव में अगर भूगोल देखें तो भूगोल में यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री, ये वाला भाग, ये वाला भाग ही क्या है आपका, सह्याद्री वाला है। और इस सह्याद्री में अगर देखें तो सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर मिलती है कलसुबई, मुंबई के आसपास आपको मिल जाएगी कलसुबई। तो कलसुबई और नीचे है आपका महाबलेश्वर। तो कलसुबई जो है वह महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी अपना सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, सह्याद्री पूरे पश्चिमी घाट को नहीं मानता है भूगोल, पुराणों में सह्याद्री कहा गया है। मेरे सेंटेंस को ध्यान में रखना है, पुराणों में सह्याद्री कहा गया है, लेकिन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें तो सह्याद्री कौन सा हिस्सा है, ये वाला है ना। तो अगर हम पूरे को ही सह्याद्री माने तो कलसुबई फिर सबसे ऊंची चोटी नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो अभी देखा ना यहाँ पर, कहाँ देखा, इधर अगर हम देखें तो अनाईमुदी है भैया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो कलसुबई थोड़ी ना है ना। तो कलसुबई महाराष्ट्र में जो सह्याद्री है ना, सह्याद्री इसी को कहा जाता है, इस वाले भाग को। तो इस वाले भाग में कलसुबई सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अगर हम संपूर्ण पश्चिमी घाट की देखें तो सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर मिलती है अनाईमुदी, फिर उसके बाद दोदा बेट्टा मिलता है। तो नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, कार्डेमम हो गया, ये सारा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट का कोई भी हिस्सा यहाँ पर स्थित नहीं है। ये सारा जो हमने नीलगिरी वगैरह देखा ना, ये जो नीलगिरी वगैरह हमने देखा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा हिस्सा जो है ना, ये पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और ये वाला जो भाग है ना, ये मैं अगर रेड से बनाऊं तो, रेड से अगर मैं बनाऊं तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये वाला, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूर्वी घाट है, ये वाला। तो पूर्वी घाट कहाँ पर मिल रहा है पश्चिमी घाट से, नीलगिरी पर मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, या दोनों ही किस स्थान पर मिलते हैं, तो नीलगिरी पर मिलते हैं। ध्यान रखना है कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी पर। तो ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट का है, ये वाला पश्चिमी घाट का है। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इसे उत्तरी पश्चिमी घाट, कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसे मध्य पश्चिमी घाट, और नीचे वाला जो है इसे दक्षिणी पश्चिमी घाट के नाम से। दक्षिणी पश्चिमी घाट में ही नीलगिरी ये वाला क्षेत्र आता है, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स का। अगर बाबा बुदान की हम बात करें तो बाबा बुदान वगैरह जो है वह यहाँ पर आता है मध्य पश्चिमी घाट, और उत्तरी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र का सह्याद्री का क्षेत्र आता है। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबई याद करना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी है, और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखें तो यहाँ पर है महेंद्रगिरी 1501 मीटर, ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित जो है महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा आपको, मेरे को लगता है ना। तो देखिएगा कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुदी है, दोनों चीज। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वह ये है कलसुबई। अगर हम मध्य पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखी तो कुद्रेमुख मैंने बताया था कर्नाटक में है, और दक्षिणी पश्चिमी घाट की देखें तो यही आएगा अनाईमुदी। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट के बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां देखिए, सह्याद्री महाराष्ट्र में है, बाबा बुदान कर्नाटक में है, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है, कार्डेमम जो है वो तमिलनाडु और केरल में है, और अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल में है। कलसुबई मैंने बता दिया महाराष्ट्र में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु में स्थित है, जबकि नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु से कर्नाटक और केरल तक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी है, अभी मैंने कहा। अनाईमलाई पर स्थित अनाईमुदी जो है पश्चिमी घाट व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, 2636 मीटर, कर्नाटक में है। नीलगिरी पर स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, मैंने कहा था। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में इसे बनाया गया था। नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति है,
जो भैंस पालन का काम करती है, और कोटा जनजाति है जो बांस से टोकरी बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो डोडा और कोटा ये दो प्रमुख जनजाति है जो नीलगिरी के क्षेत्र में निवास करती है। टोडा जहां पर पशुपालन का कार्य करती है, वहीं पर कोटा जो है वो बांस से टोकरी बनाने का कार्य करती है। कार्डेमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर हम प्रमुख दर्रों की बात करें तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा दर्रा, ये प्रमुख जो है वह याद रखना है पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। तो ये भी पूछा जाता है। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है, या मुंबई को नासिक, नासिक से होते हुए नागपुर, नागपुर से फिर ये कोलकाता जाने का रास्ता प्रदान करता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस वाले मैप में अच्छा होगा, तो कुछ महत्वपूर्ण है यहाँ पर अगर हम बात करें तो, है ना, थाल घाट है, यहाँ पर मुंबई है, और मुंबई से इधर नासिक है, नासिक से इधर नागपुर है, नागपुर से इधर कोलकाता है। तो ऐसा रास्ता गुजरता है ना। तो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, नासिक से नागपुर, नागपुर से कोलकाता जाने का रास्ता गुजरता है। किससे? थाल घाट से। ठीक है, भोर घाट पुणे को मुंबई से जोड़ता है ना, ये भी ध्यान में रखना है। इधर है भोर घाट, ये मुंबई वाला क्षेत्र है, ये मुंबई है, इधर पुणे है। ठीक है, तो मुंबई को पुणे, पुणे से चेन्नई को जाता है ये रास्ता ऐसा। ठीक है, मुंबई पुणे टू चेन्नई, ये वाला है मुंबई नासिक नागपुर कोलकाता, ये है मुंबई पुणे चेन्नई। ठीक है, अगला दर्रा है हमारा पाल घाट। ये पाल घाट जो केरल को तमिलनाडु से कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये है कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला, ये कोच्चि है और इधर कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। और शिनकोटा दर्रा है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, तो ये भी आपके दक्षिणी भाग में स्थित है। ये शिनकोटा दर्रा है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, और इधर मदुरई जो है वह तमिलनाडु में है। तो ये प्रमुख दर्रे है, वो आपको याद करना है। मैं पुनः से दोहरा दूं, थाल घाट की अगर हम बात कर रहे हैं तो नासिक मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। भोर घाट की बात करें तो मुंबई पुणे को जोड़ता है। पाल घाट की अगर हम बात करें तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और शिनकोटा दर्रा अगर हम देखें तो मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ने का यह काम करता है दर्रा। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो यह पुरातन वलित पर्वत है जो अरावली के लगभग समकालीन है। अरावली के लगभग समकालीन का अर्थ है कि जिस वक्त अरावली बन रहा था उस वक्त पूर्वी घाट भी बन रहा था। ठीक है, नदियों द्वारा वृहद यू आकार की घाटियों का निर्माण किया है ना, और काफी ज्यादा कटा फटा हो चुका है। तो पश्चिमी घाट के आधार पर ही इसे पूर्वी घाट कहते हैं, किंतु पश्चिमी घाट जैसी कोई संरचना नहीं। मैंने अभी कहा था कि पश्चिमी घाट का निर्माण कोई पर्वत के जैसा हुआ ही नहीं, जबकि पूर्वी घाट की जो संरचना है वो पर्वत के जैसा हुआ है। जिस प्रकार से वलित पर्वत बनता है उसी प्रकार से पूर्वी घाट भी बना हुआ है। बस बात इतनी है कि नदियों के द्वारा कटाव ज्यादा हो गया, क्योंकि सारी नदी ऐसी बह रही है कि देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सारी नदी ऐसी बह रही है ना, तो इन्होंने बहुत ज्यादा कटाव कर दिया है, तो छिन्न भिन्न हो चुका है। तमिलनाडु में देखिए इसके विस्तार अभी आते देखिए, तमिलनाडु में इसे जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, शिरोमलाई, है ना, ये पहाड़ी कहते हैं तमिलनाडु में, अभी हमने देखा। आंध्र प्रदेश में इसे नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा। गोदावरी महानदी के मध्य भाग को उत्तरी सिरकार तट कहते हैं, है ना। इस क्षेत्र में गरजात, तिकरपाड़ा जैसी पहाड़ियां स्थित है। यहीं पर पूर्वी घाट का उच्चतम शिखर देवदी मुंडा और महेंद्रगिरी स्थित है ना, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। पूर्वोत्तर में इसका विस्तार शिलोंग पठार तक है, जहां गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी। हाँ, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पठारों की, है ना। देखिए सतपुड़ा पहाड़ी वगैरह हम सारी चीजें देखेंगे अभी एक एक करके, है ना। तो यहाँ तक दंडकारण्य के पठार तक आ गए हैं। अब आते हैं दक्कन का पठार क्या है। देखो दक्कन का पठार क्या है, यहाँ अच्छा समझते हैं। देखो ये सतपुड़ा है, ये वाला भाग अगर हम देखें गुलाबी कलर में ले लो, है ना, अच्छा रहता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये वाला, है ना। तो ये जो सतपुड़ा है, ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो पूर्वी घाट है ना, ये तीनों देख रहे हैं इसका आकार क्या है, ये त्रिभुजाकार है ना। ये तीनों का आकार कैसा बन रहा है, अगर मिला देता हूँ ये त्रिभुजाकार बन रहा है नहीं बन रहा है। तो पश्चिमी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पश्चिम में और सतपुड़ा के दक्षिण में जो त्रिभुजा आकार में फैला हुआ जो पठारी भाग है ना, इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार।
प्रायद्वीपीय पठार में तो सब कुछ आ जाएगा, ये मेवाड़ का पठार आ जाएगा, मालवा का पठार आ जाएगा, ये सब कुछ प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। अरावली भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। समझ में आ रहा है ना? तो प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार आता है। तो दक्कन का पठार कहाँ है? सतपुड़ा के नीचे पूर्वी घाट के पश्चिम में और पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित ये जो बीच में जो ये जो त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है, वो कहलाता है आपका दक्कन का पठार। अब ये जो दक्कन का पठार, अब उसमें क्या क्या आएगा? देखिए, महाराष्ट्र का पठार भी आएगा, दंडकारण्य का पठार भी आ जाएगा, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं थोड़ा बहुत भाग। तेलंगाना का पठार आएगा, आंध्र प्रदेश का पठार आएगा, तमिलनाडु का पठार आएगा, कर्नाटक का पठार आएगा, है ना? तो ये सारा आएगा। देखिए, कर्नाटक का पठार है ना, इसको हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। महाराष्ट्र का पठार है, तेलंगाना का पठार है, आंध्र प्रदेश का पठार है, तमिलनाडु का पठार है ना? तो इन सारे पठारों की चर्चा हम करेंगे, एक एक पठार देखते हैं। देखिए, ये पठार तापी नदी से दक्षिण में अर्थात सतपुड़ा के दक्षिण में तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मध्य त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसका विभाजन जरा देख लेते हैं हम क्या है। अगर हम महाराष्ट्र के पठार की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का पठार है ना? अगर हम यहाँ पर आपको मैं मैप दिखाऊं, देखिए ये है वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, है ना? ये है आपका तापी रेंज, है ना, अपना सतपुड़ा रेंज, ठीक है। और ये है आपका ईस्टर्न घाट, यानी कि ये जो पर्वत है। अब इसमें देखो आपका कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है इसमें, देखो ना, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र आ रहा है, ये तेलंगाना का क्षेत्र आ रहा है, ये आंध्र का क्षेत्र आ रहा है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र आ रहा है, ये कर्नाटक का क्षेत्र आ रहा है, और ये वाला थोड़ा बहुत सॉरी कर्नाटक, और ये वाला तमिलनाडु का क्षेत्र आ रहा है। तो ये वाला जो है ये दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है ना? ये देखो, ये डेक्कन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। अब ये एक मैं आपको एक तस्वीर बना दूं इधर, थोड़ा सा कलर को जो है वो डार्क कर दूं मैं। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये एक वाला रीजन, और ये लाल कलर में ये जो रीजन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये तटीय मैदान है ना? जबकि मैं अगर ये बात करूं, ये पीला अगर मैं यहाँ पे बना दूं, तो ये पश्चिमी घाट है, ये वाला, ये पीला जो है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, ठीक है, ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट के अगर हम इधर देखें पूर्व में, तो ये तटीय मैदान है, इतना ध्यान में रखना है। ये वाला तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी तटीय। ये भी क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। तो सारी चीजें जो है वो आपको अलग अलग तरीके से समझनी होगी। पश्चिमी घाट के अगर आप पश्चिम में जाओगे तो तटीय मैदान मिलेगा, किनारा मिलेगा। ऐसा थोड़ी पर्वत बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ है, उसके बाद जो है वो नीचे उतरेगा, कुछ मैदान है, और फिर समुद्र लग रहा है, अरेबियन सी लग रहा है, ये अरेबियन सी लग रहा है। इधर ये पहाड़ियों के इधर जो है ये मैदान है, ये मैदान है, और फिर बे ऑफ बंगाल लग रहा है। समझ में आ रहा है? फिर बे ऑफ बंगाल लग रहा है। तो तटीय मैदान भी है जिसे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम डेक्कन प्लेटू को पढ़ रहे हैं। इस अंदर वाला भाग पहले महाराष्ट्र देखेंगे, तेलंगाना देखेंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक वाला भाग देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। पहले महाराष्ट्र के पठार की बात कर ले, तो महाराष्ट्र का पठार जो है औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है, महाराष्ट्र में विस्तृत है, जिस पर दक्कन के लावे का विस्तार है। जहां पर भी दक्कन के लावे का विस्तार होगा, समझ लेना है वहां पर ऋतु अपर्दन के या क्षरण से जो है, क्षरण बोल रहा हूं मैं, अपर्दन से जो है वह काली मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। तो यह कपास एवं ज्वार का प्रमुख क्षेत्र है। अगर काली मिट्टी है तो स्वाभाविक सी बात है कपास तो होनी होनी है। तो महाराष्ट्र भी उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है कपास के उत्पादन में, याद रखना है। तो कपास एवं ज्वार का यह प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र का पठार, है ना? हालांकि वर्षा ज्यादा नहीं हो पाती यहाँ पर। कर्नाटक के पठार की बात करें तो 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह कर्नाटक में स्थित है। इसके पूर्वी भाग को मैदान तथा पश्चिमी भाग को मलनाड कहते हैं। देखो, ये कर्नाटक का भाग है, मैं यहाँ पर बना दूं आपको। अगर ये कर्नाटक के पठार की हम बात कर रहे हैं तो ये दो भागों में विस्तृत है, दो भागों में, एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग। अगर हम पश्चिमी भाग को देखें और पूर्वी भाग को देखें, तो पूर्वी भाग को मैदान कहते हैं और पश्चिमी भाग को मलनाड कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है ना, तो पश्चिमी भाग को मलनाड कहते हैं तथा पूर्वी भाग को मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मलनाड में कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी बाबा बुदान, ऊंची पहाड़ी बाबा बुदान स्थित है ना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। इस क्षेत्र में सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है, हमने अभी चर्चा की।
तेलंगाना के पठार की अगर हम बात करें तो 250 से 300 मीटर है। ये ग्रेनाइटिक नीच चट्टान से, कठोर चट्टान से निर्मित है। इस पठार पर कृष्णा नदी के उत्तर, चट्टान से निर्मित यह पठार कृष्णा नदी के उत्तर में है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम तेलंगाना की बात करें और यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें नीचे से, है ना, तो बिल्कुल इनकी सीमा बनाते हुए, बिल्कुल इनकी सीमा बनाते हुए कृष्णा नदी जा रही है, यहाँ से ऐसे जाती है। तो सीधी सी बात है, तेलंगाना का पठार कहाँ होगा? कृष्णा के ऊपर। और आंध्र प्रदेश का पठार कहाँ होगा? ये नीचे है। समझ में आ रहा है? तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है वह आंध्रा का पठार स्थित है। इसे रॉयल सीमा का पठार भी कहते हैं। 250 से 300 मीटर, दोनों की ऊंचाई लगभग समान है। ठीक है, तो याद रखना है, आंध्रा के पठार पर पशुपालन का कार्य ज्यादा होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तमिलनाडु के पठार की अगर बात करें तो यहाँ मिश्रित काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में जो काली मिट्टी है उसका निर्माण वैसे नहीं हुआ है जैसे हमारे दक्कन के लावे का पठार से हुआ है, दक्कन के लावे से हुआ है ना। आगे हम मिट्टियों में बात करेंगे। वैसे तो तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है ये भी कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है। हाँ, अगर हम केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें, अगर केंद्रीय उच्च भूमि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसमें मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, है ना। ये सारा भाग कहाँ पर आता है? इसके मध्य भाग में आता है, याद रखना, मध्य क्षेत्र में आता है ये वाला भाग, है ना। ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र, ये जो है ये संपूर्ण क्षेत्र किस में आता है? मध्य क्षेत्र में आता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। अगर हम बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार जो है वो आप मध्य प्रदेश में ही पढ़ोगे, लेकिन क्षेत्रफल याद रखना 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 28.62 है परसेंट है, 62। ऊंचाई 350 से 450 मीटर। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, जिसके उत्तर में मध्य भारत का पठार, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार और पूर्व में बघेलखंड का पठार है ना। तो अगर हम मध्य प्रदेश का अगर यहाँ पर छोटा सा मैप बनाए, है ना, तो ये है मालवा का विस्तार। ये आपका क्षेत्र जो बना हुआ है ये है मध्य भारत का पठार, है ना। ये मध्य भारत का पठार है। ये है आपका बुंदेलखंड का पठार है। ये है आपका बघेलखंड का पठार है और ये मालवा है। ये है सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई विस्तृत है तो यह मालवा का पठार है, ये वाला। तो इसके आप यहाँ दिया है कि इसके उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड है, ये उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड है, उत्तर में मध्य भारत का पठार है और पूर्व में बघेलखंड का पठार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये मालवा का पठार। दक्कन के लावे का विस्तार है, बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है, याद रखना है। दक्कन के लावे का विस्तार है ना, और बेसाल्टिक लावा है, याद रखना है, मतलब क्षारीय है, इसलिए काली मिट्टी का जो पीएच मान है आपको क्षारीय मिलता होगा। 7.5 से 8.5 के बीच में इसका पीएच मान मिलता है, क्योंकि बेसाल्टिक लावा है ना, जिसका पीएच मान जो है वह 7 से ज्यादा रहता है। मालवा के पठार को प्रदेश का गेहूं भंडार कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा। राजस्थान में मालवा के पठार को जो है वो हाड़ौती का पठार कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, बाकी कल हम देखेंगे आगे के भाग को, है ना। और फिर कल हम मैदान की शुरुआत करेंगे। मैदान की शुरुआत के बाद फिर हम अन्य चीजों को देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, है ना। 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, फिर आपका मध्य प्रदेश जो है वो विषय चालू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।